दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये मॉड्यूल्स 1 है जिसमें हम डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विविधता तथा जीवन का विकास। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू द क्लासिफिकेशन, यानी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। जैसे कि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है बना रहा है, जिससे बच्चों को आसानी से समझा जा सके और उसको जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। इसमें जो है हम हर तरह की चीज़ों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि विकास क्या होती है, जैव विकास के बारे में क्या होता है, वायरस से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे जो है जीवन का जो है शुभ आरंभ हुआ। तो हर चीज़ के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे आवर लेसन फर्स्ट बायोलॉजी क्लास 12 NIOS बोर्ड origin and evolution of life and introduction to classification. Friend, the first chapter of NIOS biology subject, the planet Earth come into the existence of some time between 4 and 5 million years ago. Life evolved on the planet Earth about 3.5 million years ago. And there are approximately 15 million different species of organisms have evolved, but only about 2 million has been to identify so far. In this lesson, we will learn how life of this at first originate on the earth and how such as a vast variety of organism and popular known as a biodiversity evolved through the variation and natural selection. The study of such a wild variety of organism become a convent only when there are grouped according to similarities and difference and named and there are evolutionary. Here evolutionary relationship established, we will be also learn about the important and method of classification of organism in this lesson and understand the position of virus and withdrawals by was as their web of the living world. दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्प करने के लिए इसको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो जो मॉड्यूल्स हमारा जो है बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है NIOS बोर्ड के लिए विविधता जीवन का विकास, इसमें जो हम कर रहे हैं पहला चैप्टर जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जिन बच्चों का जो है सिलेबस इस बेस में मिलता है वो ये चीज़ें जो है उनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो वो बच्चे जो है इससे भी ज्ञान प्राप्त करके जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है।
इसमें इतना से ये बात बताई गई है इंट्रोडक्शन में कि पृथ्वी ग्रह 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग कहते हैं 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जब से जीवों की लगभग 1.5 करोड़ प्रजातियां का उद्भव हो चुका है, लेकिन अब तक केवल 20 लाख प्रजातियों की ही पहचान की जा सकी है। इस पाठ में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का आरंभ कैसे हुआ और प्राकृतिक चयन द्वारा कैसे इसे विभिन्न प्रकार के जीव विकसित हुए, जिसे जाने पहचाने शब्द और जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के हमने नाम से जाना जाता है। ऐसा व्यापक विविधता वाले जीवों का सुविधापूर्वक अध्ययन हम केवल तभी कर सकते हैं जब हम उनकी समानताएं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांट लें, उनका नाम प्रदान कर लें तथा उनके बीच विकासित संबंध स्थापित कर लें। इस पाठ में हम जीवों के वर्गीकरण के महत्व और उसकी विविधता का भी अध्ययन करेंगे तथा सजीव संसार में विषमताओं और विषाणुओं की भी हम स्थिति के संबंध को समझेंगे कि कैसे वायरस से भी जीवन की उत्पत्ति हुई है और उसके बारे में क्या साइंटिस्टों के अपने विचारधारा है, क्योंकि आज तक मानव की उत्पत्ति के विषय में कोई भी साइंटिस्ट ने अपना सही विचारधारा नहीं रख पाया है। After the complete this lesson, you will be able to describe the various concept of theory of origin of life, explain what is organic evolutions, and give the morphology and pleometrology, embryology, and molecular evidence in a favor of organic evolution. State modern theory of evolution, explain the source of organic variation, genes and chromosomal mutations, and recombination, genes flow and genetical draft. Explain natural selection with example. Explain the role of isolation in evolution. List the various isolated mechanisms and explain speciations. And understand the Hartley-Weber's equilibriums to be relate of genetical and evolution and define the classifications. The first topic is origin of life. What do you mean to origin of life? The earth was formed about 5 million years ago. At that time it was extremely hot. The extremity of life is any from at that high temperature was not possible. As such a two question arise pertaining to life. How did the life originate on earth? And how did the primitive organism evolve into a new form, resulting in the evolution of variety of organisms on the earth? The first of all, origin of life means the appearance of simplest primordial life from a non-living matter, and evolution of life means the gradually formation of complex organism from simpler one. The chemosynthetic theory of origin of life. Several theories has been put forth to explain the origin of life. The widely accepted theory is the chemosynthetic theory of origin of life, proposed by the AI operates. Other theories such as the theory of spontaneous generations are of the historical importance only. The chemosynthetic theory is life might have originated at first on the earth through the series of combinations of chemical substance in the distant past, and it was happened in water. Here, the earth originated about 5 million years ago. It was initially made up of hot gases and vapors of various chemicals. Gradually, it is cooled down and a solid crust was formed. The earlier atmosphere containing ammonia, NH3, water vapor, H2O, hydrogen, H2, methane, CH4. At that time, there was no free oxygen, this sort of atmosphere. With the methane, ammonia, and hydrogen is still found on Jupiter and Saturn. Heavy rains fell on the hot surface of Earth, and over a very long period, the water bodies appear that still contained a hot water. Methane and ammonia from the atmosphere dissolve in the water of the sea. In this water, chemical reaction occur and give rise to be amino acid.
nitrogens based sugar and fatty acid which is the further react and combined to the give rise to the biomolecules of life such as a protein and nucleic acid. Here, show this picture: sugar, glycerol, amino acid, bromidines and pyridines, and the fat, protein. The other types of substance present in this figure. It will show the origin of life. दोस्तों, यहाँ पर जो है जीवन का उद्भव यानी जो हमने विकास के बारे में पढ़ा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति तो आपको पता ही होगा कि 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जब पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी। इतने उच्च ताप पर किसी भी रूप में जीवन का अस्तित्व संभव नहीं था, क्योंकि जितना अधिक ताप था उस पर अगर कोई जीवन की उत्पत्ति होती ऐसा कोई चांसेस नहीं थी। इस प्रकार जीवन के संबंध में 2 प्रश्न उभर कर सामने आते थे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, आदि जीव नए नए रूपों में किस प्रकार विकसित हुए और इस विकास के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का जो शुभ आरंभ कैसे हुआ। तो ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी सभी साइंटिस्टों के लिए, लेकिन फिर भी कई साइंटिस्टों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश भी किया है, जिसमें जीवन के उद्भव के अर्थ बताया था कि अजैविक पदार्थों के सरलतम प्रारंभिक जीवन का प्रकट होना। जो अजैविक यानी ऑर्गेनिक जो ओरिजिन जो था ऑर्गेनिक से हुई थी। ये बात इन्होंने साफ शब्दों में कहा, यानी अजैव पदार्थों से हुई। दूसरी बात इन्होंने बताया कि विकास का अर्थ है सरल जीवों से जटिल जीवों का क्रमिक रूप से प्रभावित करना। तो ये चीज़ें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है जीवन के उत्पत्ति के लिए। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि जीवन के उद्भव का जो है रसायन संश्लेषित सिद्धांत क्या है। देखिए, रासायनिक संश्लेषित सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी से जो है साइंटिस्टों ने अपना बेस भी बनाया था। कहते हैं जीवन के उद्भव की व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, जिसको आपने जाना और समझोगे अभी। जिसे सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है वो है A.I. ऑपरिन द्वारा प्रस्तावित रसायन संश्लेषित सिद्धांत। अन्य सिद्धांत जैसे श्वेत जनन का सिद्धांत आज केवल ऐतिहासिक महत्व का सिद्धांत ही माना गया है, लेकिन इस सिद्धांत को पूरी तरह से प्रूफनेस नहीं मिला है। तो इसीलिए कहते हैं जो रसायन संश्लेषण सिद्धांत था उसमें ये बात बताई गई थी कि पृथ्वी पर जीवन का उद्भव सर्वप्रथम रसायन संश्लेषण सिद्धांत यानी रासायनिक पदार्थों के एक क्रमबद्ध संयोजनों से सुदृढ़ भूतकाल में हुई, और यह सब कुछ जल में हुआ। यानी आप देख सकते हो कि सब कुछ जल में हुआ, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण बताता है। इसके रिगार्डिंग कुछ बातें और कुछ अवधारणाएं जो थी इसमें जुड़ी हुई थी। देखते हैं वो अवधारणाएं क्या थी। पहली बात तो यही थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई, ये साइंटिस्टों का मानना था। दूसरी बात ये थी कि आरंभ में पृथ्वी तप्त यानी गैसों का विभिन्न रसायनों के वाष्पों की बनी हुई थी। यानी जो पृथ्वी बनी हुई थी वो गैसों से बनी हुई थी। तो इसमें कुछ तरह के गैस थे। कहते हैं कि क्रमशः पृथ्वी ठंडी होती गई और इसे एक ठोस पट्टी का रूप धारण कर लिया, यानी एक क्रस्ट के रूप में ये परिवर्तित हो गया। कहते हैं आरंभिक समय में जब वातावरण का अध्ययन किया गया तो वहाँ पाया गया कि वहाँ अमोनिया था, जल वाष्प थे, हाइड्रोजन था और मीथेन गैस जो थे उचित मात्रा में विद्यमान थे। उस समय उपयुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। इस प्रकार वातावरण जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन पाई जाती है अभी भी बृहस्पति व शनि ग्रहों में पाया जाता है। तो ये जो ग्रह हैं अभी भी इस सारे चीज़ों के उपस्थिति है। इसका मतलब है कि इन ग्रहों में जीवन की उत्पत्ति 100% आने वाला समय में हो सकती है। तो ये संभावनाएं भी साइंटिस्टों के सामने है। कहते हैं पृथ्वी की गर्म सतह पर जोरों की वर्षा हुई और बहुत लंबे समय के पश्चात जलाशय बन गए, जिसमें अभी भी गर्म जल भरा हुआ था। आपने देखा होगा कई जो जल के स्रोत हैं वो भी अभी के समय में उपस्थित है। कई मंदिर के पास जाओगे तो वहाँ गर्म स्रोत आज भी विद्यमान है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी इन्हीं कारणों से हुई हो। कहते हैं वातावरण की मीथेन और अमोनिया समुद्र के जल में भी घुल गई। आप देखोगे कि मीथेन अमोनिया समुद्र से भी हमें प्राप्त होती है। इस जल में रासायनिक अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप अमीनो जल, नाइट्रोजनी संरक्षण संकराएं एवं बासा अम्लों का निर्माण भी हुआ, जिनकी पूर्व अभिक्रियाओं और संयोजन के परिणाम स्वरूप जीवन के संबंधित नए प्रोटीनों और न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण हुआ, जैसे कि इस चित्र में साफ शब्दों में दिखाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि हाइड्रोजन बताया गया है, मीथेन बताया गया है,
ठीक है, अमोनिया बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी यहाँ तक बताया गया है। जब जल का निर्माण हो सकता है तो इसका मतलब है कुछ अमाउंट में जो है ऑक्सीजन भी रही होगी। यहाँ अल्ट्रावायलेट लाइट जो है सन से आता हुआ दिखाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इसमें जो है शुगर की मात्रा हो, ग्लिसरॉल हो, अमीनो एसिड हो, ठीक है, पैरामोडाइंस हो या पिरोनाइंस हो, सारे के सारे तत्व जो थे विद्यमान थे, जो आज बृहस्पति और शनि पर जो है बिल्कुल ही पाया जाता है। तो इससे हो सकता है कि जो जीवन की उत्पत्ति थी इन्हीं किस कुछ कारणों से हुई। लेकिन साइंटिस्ट एक बात पे अभी सहमति प्रकट नहीं करने के जो है विचारधारा में है, क्योंकि सभी साइंटिस्टों का अपना विचारधारा है और सभी साइंटिस्टों ने जो है इस पर खोज भी किया है। कुछ साल पहले भी इस पर रिसर्च चली थी, लेकिन रिसर्च जो थी वो फेल हो गई, नहीं तो हमें जीवन की उत्पत्ति के सही सिद्धांत का बारे में पता चल जाता। लेकिन इनके द्वारा बनाई गई ये सारी थ्योरी जो थी वो कहीं हद तक सही भी थी और प्रमाणित भी होती है, क्योंकि जब ही हम किसी ग्रह पर गए हैं तो ऐसे ही वातावरण हमें देखने को मिला है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोएबल्स स्टेज इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द फर्स्ट स्टेज, the source of energy where the ultraviolet ray are electrical discharge lightnings of heat. Either is along is the combination of this energy source causes the reaction that produce a complex organic compound including amino acid for a mixture of ammonia, methane and water and hydrogen. The amino acid are the buildings of block of protein which are a main compound of protoplasma. Protoplasma and the definition first time definited by Stalling Miller and Harold C. Weiss in 1953 set up an experiment with on the airtight apertures in a figure given a figure in which is the four gases NH4, CH4, H2 and H2O. Here they are subjected to an electrical discharge for 1 week. When analyzing their liquid, they found a variety of organism substance in it, such as amino acids, urea, acetic acid and lactic acid. The other stage is second stage. Simple organic molecules combine to form a large molecules which include a peptides, are leading to a formation of protein, sugar, starch, and fat molecules. And next is the third stage is the most important. The large molecules of different kind of combine together to form a multicellular leaps or complexes. Simplest fat molecules arrange themselves around these molecules. Complex in a sort of membranes, it was observed in their laboratories experiments that when such a complexes reaches or contain a size, they are separate from the surrounding solution in the form of what were termed concavate drops. Concavate drops of the macroscopic size moving in their liquid with the defined to the boundary. Concavate means to the heaps, referring to be a combined together of molecules. Concavate like a aggregate where the probably there is a precursor of their first living cells. Here, so in the diagrams. This diagram to the vacuum line on their side and electrolytes and spark discharge H2O and condenser and traps and boiling water. The formation of CH4, methane, ammonia, water and hydrogen. So there is a completely show this reaction of evolution of life. Now some sort of metabolism could occur within this is a concavate with the synthesis or contains substance and breakdown of other. The latter is a breakdown reactions could be provide energy. Some of the earliest formed to protein might have acted like enzymes and would have affected their rates of the reaction. It is also believed that RNA molecules might have a slow enzymatic activity in their primordial soup of chemical compound. Such as molecules have been termed of ribozyme. The fourth stage is some sort of nucleoproteins or nucleic acid may have involved by the random combination which have provided two more property to a concavate like a bodies. This included
First is a chemical reaction from the nucleic acid, and other is the capacity to be reproduced through the duplication of the nucleic acid. So this other figures 1.3 that the cell were produced that could be according to simplest pyramidal life, figure 1.3. Definitely there is a probable stage of origin and evolution of the living beings. The primitives drops like form of the life were all heterotrophs, unable to be manufactured their own food, but they rabbit it is a environment. One of the innumerable changes in the genetics make up the primitive heterotrophs led to be a formation of the chlorophyll, green coloring matter of the leaves or molecules. The chlorophyll's varying unit of life for the first time started using a solar energy for the production of food, as well as for the first time started to liberating free oxygen into the atmosphere. Early atmosphere of Earth had no free oxygen. The forms until there could at a best be only anaerobics. Chlorophylls bearing to organism let or released free oxygen, which give a greater possibility for a life to be involved. Here show the picture the modern virus photosynthesize organism to modern proteins and molecules, and promotes virus like a structure protein plus nucleic acid, and first true cell bacteria like able to the repair and aggregate with their nucleic acid, and the possible respiratory mechanisms aggregate with the nucleic acid and membranes, and at least molecules aggregate the nucleic acid, fatty acid, and carbohydrate amino acid. Thus the simplest form of the life originates through the four main stages. Thereafter a wide variety of organisms come into the stimuli through the biological evolution. That is called to the biological evolution. दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर जो है हमारा जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में समझने की कोशिश किया है। कहते हैं जीवन के उद्भव की संभावित अवस्थाएं अपनी अपनी रखती है, इसलिए जो है इसको 4 स्टेज में जो है विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम जो अवस्था होती है उसको उन्होंने ये बताया है ऊर्जा के स्रोत के रूप में। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। कहते हैं परावैंगनी किरणों एवं विद्युत विसर्जन का या ऊष्मा इन सभी के मिलने पर अभिक्रिया हुई। यानी पहला जो ये बता रहे हैं, कहते हैं जब परावैंगनी किरणें जब पड़ा और विद्युत जो विसर्जित हुई, इससे क्या हुआ, कुछ अभिक्रिया हुई जिससे जीवन की उत्पत्ति के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जिसमें अमोनिया अम्ल भी शामिल थे, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, जल व हाइड्रोजन के एक मिश्रण का निर्माण हुआ। कहते हैं अमीनो अम्ल प्रोटीन के संरचनात्मक इकाई हैं जो जीव द्रव्य के लिए मुख्य अवयव के रूप में माना गया। इसमें जो था स्टेनले मिलर व हैरोल्ड सी यूरे ने जो है 1953 में वायुरोधी उपकरण की सहायता से एक प्रयोग किया, जिसमें 4 गैसें रखा गया। ठीक है, NH4 CH4 और जो था हाइड्रोजन H2O और ऑक्सीजन को भी इसमें सम्मिलित किया गया। पर 1 सप्ताह तक विद्युत विसर्जन को परिसंचालित किया गया। द्रव का विश्लेषण करने पर उन्होंने इसमें अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ मिले, जैसे अमोनो अम्ल, यूरिया, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि। देखिए जो स्टेनले मिलर और हैरेंट सी यूरो ने जो 1953 में जो एक्सपेरिमेंट किया वो अत्यंत महत्वपूर्ण था, और जैसे उन्होंने डायग्राम में भी इस बात को जो है संशोधित करने की कोशिश भी किया था, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हो। इस चित्र में आपके समक्ष जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने इन्हीं चीज़ों का जो है यूज़ करके खोजने की जीव की उत्पत्ति खोजने की जो है कोशिश किया। इसके लिए उन्होंने निर्वात की दिशा बनाई जहाँ से निर्वात होती है, यानी उसके बाद कंडेंसर बनाया इन्होंने, और उसके बाद उबलता हुआ जल, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति माना गया था वो गर्म से था, इसलिए इन्होंने उबलता हुआ जल का जो है इन्होंने शोधन किया। और उसमें जब ये सारी क्रिया हुई, जब इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स और विसर्जन सैंपलिंग किया तो पाया कि जो सारे जो मीथेन है, अमोनिया है, या जल है, या हाइड्रोजन है, वो सारे कंडेंसर से बनाया गया और उसमें सारी चीज़ जो थी उचित मात्रा में विद्यमान थी, जिससे ये पता लग गया था कि जीवन की जो उत्पत्ति है इन्हीं कारणों से ही माना जा सकता है। उसके पश्चात जो था सेकेंड स्टेज दिया गया था, यानी द्वितीय अवस्था दी गई थी। कहते हैं सरल कार्बनिक अणुओं के संयोजन होने से बड़े अणु जैसे विभिन्न पेप्टाइड्स जिसमें आगे चलकर
प्रोटीनों बनी, शर्कराओं और स्टार्च और वसा अणुओं का जो है यहाँ पर निर्माण हुआ, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था इन चीज़ों के निर्माण के लिए। उसके बाद जो है तीसरी अवस्था यानी जो है थर्ड स्टेज आई। थर्ड स्टेज जो थी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई। कहते हैं विभिन्न प्रकार के अणुओं को जो है बड़ी संख्या में पारस्परिक संयोजन से बड़ी आणविक सम्मिलित समृद्धि विकसित हुई। कुछ सामान्य वसा अणुओं से यानी वसा जो थी फैट से स्वयं को इस आणविक सम्मिलित के चारों तरफ एक प्रकार की झिल्ली के रूप में व्यवस्थित किया गया। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में ये देखा गया कि एक विशेष आकार प्राप्त कर लेने के पश्चात ये सम्मिलित अपने चारों ओर विद्यमान विलय से सहपूर्ति यानी जो है इसका मतलब सहपूर्जित का मतलब होता है कवरेवेट्स, ठीक है, कवरेवेट बूंदों के रूप में पृथक हो जाते हैं। ये जो है सूक्ष्म आकारी द्रव्य में सुस्पष्ट रूप से जो है सीमा के अंदर ही गति करते हैं। तो ये बातें जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया जो है तीसरी अवस्था ने कि जो है सहपूजित यानी कवरेवेट जो है बूंदों से जो है ये अपनी ही सूक्ष्म आकारी रूप में विद्यमान रहते हैं। कहते हैं संपूजित प्रकार की जो है समष्टि संदर्भ प्रथम जीवित कोशिकाओं के पुण्यगामी थी। यानी हो सकता है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था सहपूर्जित का यही एक होता कि इसके बूंदों से ही हो सकता है कि जीवन की जो कोशिकाओं का जो है निर्माण हुआ हो। अब इन संपूजों के अंदर एक प्रकार की जो है उपचारित क्रियाएं हो सकी, जिसके फलस्वरूप कुछ पदार्थों को तो संश्लेषण हुआ और कुछ पदार्थों का विघटन हुआ। जो विघटन कार्य अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त हो सकी होगी, यानी इसी से जो है उनको ऊर्जा मिली होगी। कहते हैं कि बहुत आराम में निर्मित कुछ जो है प्रोटीनों में एंजाइमों की भांति व्यवहार करके अभिक्रिया की दर को प्रभावित भी किया। यह भी माना जाता है कि आरएनए यानी आरएनए अणुओं ने रासायनिक सम्मिश्रणों को प्रारंभिक तरल में एंजाइम सक्रिय अवस्था ही दर्शाई होगी। इन अणुओं को जो है राइबोजाइम जो नाम दिया गया, यानी राइबो जो है एंजाइम इसी नाम से पढ़ा होगा। तो ये बात तो आपको भी पता है कि राइबो एंजाइम के बारे में हम पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है चौथी अवस्था आई यानी चतुर्थ अवस्था आई, जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। क्या यादृच्छिक संयोजन यानी रैंडमली कॉम्बिनेशन द्वारा किसी प्रकार के न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लियस अम्ल विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सहपुंज संदर्भ पिंडों में और गुणों का समावेश हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब कोई चीज़ की उत्पत्ति होती है ना, तो कहते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट किया तो उन चीज़ों के कुछ अंश जो थी हमारे समक्ष थी। उसमें ये बात थी कि न्यूक्लिक अम्लों से अभिक्रिया करवाया गया। न्यूक्लियस अम्लों के जो है द्विगुण जनन की क्षमता के विकास के बारे में हमें पता लगा, जैसे कि इस चित्र में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है साफ तौर पे ऊपर दिखाया गया है कि आधुनिक वायरस लिया गया था, उसके बाद प्रकाश संश्लेषित जीव लिया गया था और आधुनिक पुष्ट और बहुकोशिकीय जीव लिया गया था। देखिए दोस्तों, इन सब से ही मिलकर उत्पत्ति हुआ होगा, ये साइंटिस्टों का विचारधारा थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, आरंभिक वायरस जैसी संरचना, प्रोटीन, न्यूक्लियस अम्ल भी उन्होंने तैयार किया और प्रथम वास्तविक कोशिका जीवाणु जैसे संवर्षण करने योग्य भी बनाया। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस अम्ल के साथ पुंजित और संभावित श्वसन क्रिया विधि को अपनाया, जिससे क्या हुआ, न्यूक्लियस अम्ल और झिल्ली के साथ पुंजित होते हुए यानी आणविक पुंजित हुई। न्यूक्लियस अम्ल वाष्य अम्ल में कन्वर्ट हुआ और जो कार्बोहाइड्रेट था वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह जीवन उत्पत्ति घटनाएं के कुछ चरण जो है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया था। इन सब प्रक्रियाओं में कोशिका का निर्माण हुआ, जिसमें सरलतम आर्द्र जीवन कहा जा सकता है। जीवों की उत्पत्ति व विकास के संदर्भ चरणों को दर्शाया भी यहाँ पर गया है। आरंभिक बुंद संदीप समस्त जीव विषमपोषी अथवा अपना भोजन बना पाने में असमर्थ थे, लेकिन पर्यावरण से अपने पोषण प्राप्त करते थे। आरंभिक विषमपोषियों की जो जीन संरचना में हुई अनगिनत जो है परिवर्तन में एक परिवर्तन के कारण पर्णहरित यानी क्लोरोफिल अणुओं का निर्माण हुआ। पर्णहरित पत्तियों की हरा रंग प्रदान करने वाला एक पदार्थ होता है, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। जीवों की क्लोरोफिल धारक इकाइयों को प्रथम बार सौर ऊर्जा को भोजन निर्माण में और प्रथम बार ऑक्सीजन की वातावरण में निमुक्त करने का भी कार्य किया। इसी में जो हम कह सकते हैं पूरे निष्कर्षण के रूप में कि पृथ्वी के आदि वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी, यानी जो है फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। इस समय केवल जो है अवायवीय प्रकार के जीव ही रहे होंगे, यानी जो अवायवीय का मतलब दोस्तों होता है जो वायु की अनुपस्थिति में क्रिया करे, यानी अब्सेंस ऑफ, जिसे हम एनारोबिक
एनारोबिक भी कहते हैं। ठीक है, अवायवी जीव यानी एनारोबिक जो है ऑर्गेनिज्म थे। क्लोरोफिल धारक जीवों के बाद में मुक्त ऑक्सीजन मुक्त का, जिसमें अनेक प्रकार के जीव संभावनाएं विकसित हुई। देखिए दोस्तों, कई वायरस जो होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्रिया कर जाते हैं, इसलिए उनको जो है अवायवी क्रिया कहलाता है, यानी अवायवी ऑर्गेनिज्म यानी जो है कहा गया है। तो ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। इस प्रकार जो सरल प्रकार के जीव चरणों में जो विकसित हुआ है, उसके बाद जैविक विकास से व्यापक प्रभाव के जीव अस्तित्व में आए हैं, यानी जैविक विकास को जो है ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने में सफल भी हुआ है। इसी के साथ दोस्तों जो है ये चैप्टर जो है इतना पार्ट जो है हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, बाकी का पार्ट जो है हम इसके बी पार्ट में करेंगे। ठीक है, बी पार्ट में जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा, तो आप मिस नहीं कीजिएगा। आपको जो है आपके लिए जो है हर तरह से त्रिपाण स्टडी सेंटर इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा है और आपको अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। तो आपका भी फर्ज है कि ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11वीं में हो 12वीं में हो, चाहे NIOS हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मुझे पता है कि सभी बोर्डों में जो है 11th और 12th का जो है कुछ सिलेबस आपको ऐसे ही बेस्ड बनाए जाते हैं। तो आप सोचिए मत, इसको जो है दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी लाभान्वित कीजिए, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIOS बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।